तो हम लोग आज है ना जो अभी मार्कोव चेन पे जो टॉपिक है, थोड़े कुछ है ना एक दो अभी थ्योरम्स और दिखाऊंगा। तो अभी कुछ है ना जल्दीबाजी में हमने ऐसे कर लिया सारा, लेकिन देखते हैं है ना कुछ नहीं मैं दिखा देता हूँ। वही कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो आपको क्लियर नहीं, क्योंकि मैंने उसको ट्रिवियल मान के ना कर दिया होगा, बट उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि जैसे 0 टाइम से 1 टाइम में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी n से n+1 में होगी, चाहे n कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ये मतलब है होमोजीनियस का मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, ये समझ लो। मतलब क्या होगा, हाँ उसको ट्राई करते वही चीज ना, तो एटलीस्ट आपको ये समझ आएगा, मुझे भी ये समझ आएगा, क्योंकि हमने थ्योरी तो ब्रीफली कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन करते हुए फिर हमें समझ आता है कि कौन सी थ्योरी आपको कितना क्लियर है, तो वो दोबारा एक बार है ना उसको एक्सप्लेन कर देंगे, वैसा होगा। तो ये है, तो अभी जैसे होमोजीनियस है, होमोजीनियस मार्कोव चेन का मतलब है कि मान लो अगर स्टेट स्पेस आपका, जैसे हमने जो भी पूरा काम किया अभी तक, जो थ्योरी मैंने कराया वो सब फाइनाइट मार्कोव चेन के लिए कराया मैंने, है ना। एक भी मैंने इनफाइनाइट वो नहीं लिया, मतलब फाइनाइट स्टेट स्पेस लिया था मैंने। हमने कोई मतलब काउंट, आपके सिलेबस में क्या फाइनाइट और काउंटेबल, तो काउंटेबल लेके भी काम कर सकते हैं एक दो। तो हमने जो थ्योरीज लिखे हैं सब फाइनाइट के लिए लिखे हैं, इनफाइनाइट या काउंटेबल सेट के लिए नहीं लिखा है। अगर स्टेट स्पेस मतलब नेचुरल नंबर हो गया तो उसके लिए क्या होगा, जैसे एक दो देखते हैं। तो इसका तो मतलब ये मान लो स्टेट स्पेस अभी फॉर एग्जांपल 1 to m है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, ये स्टेट स्पेस है, और हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या था, xt था या xn बोल दो, है ना। तो जो मार्कोव चेन है वो क्या है, xn है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी xn+1 इज इक्वल टू j गिवन xn इज I, है ना। तो यही लिख रहे थे ना हम लोग, इसका क्या नोटेशन यूज कर रहे थे हम लोग, इसका Pij ये था ना, Pij जो स्टार्ट जहां से किया था, ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जो 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, उसमें Pij एलिमेंट होता है। तो उसका मीनिंग यही था ना, I to j in 1 step, and this is same as x1 is equal to j given x0 is I। तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब ये हो गया कि 0 टाइम पे I स्टेट में है, तो 1 टाइम पे j स्टेट में, तो I से j में 0 टाइम से 1 टाइम में आया, मतलब 1 स्टेप में आया। दिस इज सेम एज, अगर आप 1 रखो यहाँ पे, सो दिस इज सेम एज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप n अगर 1 ले लो तो 1 से 2, अच्छा तो यहाँ स्टेट स्पेस में मान लो 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, या ठीक है, हम तो टाइम ले रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके है। हम तो टाइम जो ले रहे हैं ना, xt जैसे लिखते हैं ना, xt जो है या xn जो है, तो ये जो n है आपका n 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये टाइम था। शुरू में हम इसको t लिख रहे थे इनिशियली ना, यही t है, तो t की जगह हम लोग n यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि I स्टेट से j स्टेट में जा रहे हैं 1 स्टेप में, तो n है ना, टाइम n है या n+1 है, दिस प्रोबेबिलिटी आर सेम, तो इसका मतलब होमोजेनियस। xn+1 की जगह 2n और xn के प्लेस में हम x0 दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा होमोजेनियस मार्कोव चेन में। एक मिनट क्या लिखा है तुम, x0 इक्वल टू I, हाँ, और x2n इक्वल टू j, फिर कैसा होगा। तो इसका मतलब वो हो गया ना, P आप I से J में आ रहे हो, I से J में कितने स्टेप में आ रहे हो आप, 2n स्टेप में, तो ये 2n स्टेप में, ये नोटेशन यूज किया था हमने, यहाँ मतलब ये 1 स्टेप है। सर ये तो PYQ में भी है सेम क्वेश्चन, है ना, हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ। तो जो भी कुछ क्लियर नहीं, अभी क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कोई भी चीज है, अभी जो आपने क्वेश्चन किया कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो वो मैं अभी दिखा दूंगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना। तो ये है, तो इसका मतलब है Pi, है ना। तो ये जो हमारे पास P था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स Pij, तो ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। P की पावर 2n निकालो, तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, P2n, Pij 2n, ये जो लिख रहा हूं इस तरह से कि I स्टेट से J स्टेट में जा रहा है, किसमें, 2n स्टेप में। I and J आर स्टेट्स, तो Ij कहां बिलोंग करता है, Ij बिलोंग्स टू S में,
और ये जो इंडेक्स है 0 2 n ये कहाँ बिलोंग करेगा, t, मतलब है ना, ये जो था हमारे पास xt सच दैट हमने डिफाइन किया था स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल xt जहां t बिलोंग्स टू सेट t। तो t इज टाइम स्पेस या इंडेक्स सेट मैंने बोला था, ये इस तरह से टाइम सेट भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये है, तो t आपका 0 से n, तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, मैं साथ साथ थ्योरी बता दूंगा। हाँ होमोजेनियस मार्कोव चेन टाइम डिपेंडेंट नहीं है। हाँ जी जी जी, टाइम डिपेंडेंट नहीं हो, टाइम इंडिपेंडेंट है, यस। 2n कैसे होगा, फिर 2n तो नहीं आएगा ना। अरे मैडम, मैंने ये कहा है कि 0 से 1, टाइम 0 से 1 एक स्टेप में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो टाइम n से n+1, तुमने यहाँ स्टेप बढ़ा दिए ना, यहाँ स्टेप कितने हो गए, 2n स्टेप्स हो गए। हाँ यहाँ 1 स्टेप है, सेम कैसे होगा, ये ऐसा होगा। बोल रहा है अरे उल्लू, इसका मतलब ये हुआ, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, तो ये सेम रहेगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, ये है टाइम, वो होमोजेनियस का ये मतलब हुआ कि 0 से 2n गया और 2n से 4n गया, ये सेम है। टाइम इंडिपेंडेंट है, स्टेप्स इंडिपेंडेंट नहीं है कि तुम किसी दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स के बीच प्रोबेबिलिटी सेम है। हाँ यस, जैसे किसी दो कंसेप्ट या सेम लेंथ का जो तुम्हारा स्टेप्स है उस पे प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। हाँ, सेम स्टेप का, सेम लेंथ का जो स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 स्टेप है, 0 से 1 जा रहा है, टाइम यहाँ 0 है, टाइम यहाँ 1 है, तो 1 स्टेप है यहाँ पे, यहाँ भी 1 स्टेप है, तो वो टाइम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 स्टेप में हर बार प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। यहाँ तो 2n स्टेप हो गया, यहाँ भी 2n स्टेप, ये दोनों सेम रहेगा। ये थोड़ी बोल रहा है कि एक स्टेप में जाओ और 4 स्टेप में जाओ सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसा थोड़ी बोल रहा है वो। मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप का जो भी टाइम इंटरवल है उस पर प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। उसको अगर स्टोकेस्टिक टर्म में बोलूं तो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी इंक्रीमेंट। वो चीजें हैं, वो आगे लिखाऊंगा मैं अभी, पॉइजन प्रोसेस में वो टर्म पहले लिखाना चाहिए था नहीं। स्टेशनरी इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, अगर उसका डेफिनेशन लिखूं मैं तो ज्यादा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्ड देखो, जब मैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिखा रहा था आपसे, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, वो रैंडम वेरिएबल, ऐसे स्टेशनरी इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि वो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे मतलब कहना मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे होमोजीनियस होने का मतलब है कि किसी भी इक्वल लेंथ के स्टेप में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, मतलब ये है। तो 0 से 1 जाने पे या तुम ये लिखो कि फर्स्ट स्टेप x1 जो है i है, तो x2 बराबर j होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो यहाँ टाइम 1 से टाइम 2 हो गया, तो 1 स्टेप में तुम स्टेट i से स्टेट में जा रहे हो, तो 1 स्टेप में i से j में जाने की हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे वो टाइम कुछ भी हो, 1 स्टेप में हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ये मतलब है। और ये ऑब्वियस है, जो कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हम अज्यूम करके चलते हो होमोजेनियस है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो बताइए जिन लोगों ने ट्राई किए हैं क्वेश्चंस बताइए। क्वेश्चन 9, चलो 9 7 9 से पहले 7 6 7 ओके, चलिए। 7 से x2 सर एक्चुअली एक और नीचे भी एक्सपेक्टेशन का, ठीक है, देखते हैं। मतलब ये x0 क्या है, टाइम 0 पे रैंडम वेरिएबल है, x2 क्या है, टाइम 2 पे रैंडम वेरिएबल है, तो ये सब रैंडम वेरिएबल है। तो आपको समहाउ किसी का अगर मीन निकालना है मुझे, तो किसी रैंडम वेरिएबल का मीन आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए क्या जरूरत है आपको, पीएमएफ की। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो समझ आएगा, है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आपको, है ना। थ्योरीज तो आप लोग जान गए हैं, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। देखिए तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा नहीं समझ आ रही, पाई 1 पाई 2 मतलब एक्चुअल में क्या है, पीएमएफ है, 0 स्टेप में होने की प्रोबेबिलिटी पाई 0, अच्छा पाई 1 से स्टार्ट किया तो
स्टेट 1 में होगी, स्टेट 1, स्टेट स्पेस का स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी जो है पाई 1 है, स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी पाई 2 है, स्टेट 3 में होने की प्रोबेबिलिटी पाई 3 है, एंड सो ऑन। तो ये पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली वो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जो भी क्वेश्चन उसके पीछे की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर होगा। अभी देखिए इसको जरा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट xn बी अ होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस 0 1। तो जो s मैं लिखता हूं वो यहाँ 0 1 है, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब xt will belong to 0 1 for all t, या मैं बोल दूं xn will belong to 0 1 for all n, चाहे वो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब है। तो n आपका टाइम है, दिस इज योर टाइम, है ना। तो 0 का मतलब है इनिशियली, एट इनिशियल स्टेज। सो स्टेट स्पेस का मतलब क्या है कि xn की वैल्यू इसी इंटरवल से आएगी। तो xn के पास जो मैं शुरू में बोलता रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल या सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो सपोर्ट है ये जो स्टेट स्पेस है उस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है xn का, चाहे n कुछ भी ले लो वैल्यू 0 1 ही रहेगी। तो आप ध्यान से देखो, हाँ सो अभी देखो यहां से x प्रोबेबिलिटी x नॉट बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3। तो सिंपल है, xn के पास सपोर्ट में 2 ही वैल्यू है, x नॉट के पास भी सपोर्ट में 2 ही वैल्यू है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 बीइंग x नॉट बीइंग सेम रैंडम वेरिएबल, हाँ 1, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2/3, क्योंकि सिंपल है कि हर रैंडम वेरिएबल का रेंज में 2 ही वैल्यू है। तो कॉम्प्लीमेंट ये 2 पॉइंट, या इनफैक्ट बोल दो ये क्या है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है xt यहाँ पे, किसको फॉलो करेगा, बर्नौली है। तो जो xn इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ये चीज है, बर्नौली p बोल दो चाहो तो xn इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। और ठीक है, तो इनिशियली स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इनिशियली स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है इनिशियली। अब एक स्टेप बाद कहां होगी ये बताइए मुझे अब। तो ये टीपीएम क्या होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये तो बता रहा है कि 0 स्टेट में है 1 स्टेट में है, 0 स्टेट 1 स्टेट। तो 0 से 0 में जाने की ये प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 जाने की ये प्रोबेबिलिटी, 1 से 0 में जाने की ये, 1 से 1 में जाने की ये। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1। मतलब क्या पूछ रहा हूं, ये टाइम 0 में था, टाइम 1 पे चला गया, तो कैसे तुम्हें नहीं, तो ये थोड़ी कह रहा हूं होमोजेनियस की ऐसा हो जाएगा। ऐसे नहीं सर, वो ऐसे होता ना कि 0 से 1 होमोजेनियस तो ये कहता है कि अगर x नॉट मान लो 0 है तो x1 मतलब i से j मान लो चलो 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोबेबिलिटी अगर x1 0 में है तो x2 0 होने की सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी। यस नहीं, पी स्क्वायर निकाल सकते हैं, या एक काम करते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी रखी है ना मुझे, तो ये निकालने के लिए अब 2 तरीका है। एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी में करते हैं वो कर सकता हूं, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस वे यूज कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल तरीका ये है कि जैसे अभी मान लो ये मैं इसको पाई नॉट लिख देता हूं, अभी पाई नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी, पाई नॉट मतलब इनिशियल। तो स्टेट 0 में होने की 1/3, स्टेट 1 में होने की 2/3, ये 0 1 के लिए लिख रहा हूं कि इनिशियली स्टेट 0 1 पड़ी थी। अब मुझे पाई 1, इसके लिए मुझे पाई 1 निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है, हाँ क्या होगा सर, वो लगाएंगे क्या वो अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं, हाँ ठीक है, देखिए जैसे आपसे पूछूं कि x1 बराबर 0 एंड x0 बराबर 0, इसको आप कैसे लिखेंगे। So basically 0 से 0 in one step. P of x1 equal to 0 even P of x0. ब्रेक कर देंगे। हाँ, P of x as a vector. तो 0 के बजाय मैं i से कर दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा।
तो अगर मैं इसको, हाँ जो बता रहे थे सही बता रहे थे पहले, लेकिन मैं उसके पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ हो क्या रहा है। तो जैसे मान लो x नॉट इनिशियली i है और अगले स्टेप में j पे पहुंच जाएगा, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इनिशियली i पे है और j पे जाना है i से। तो ये समझ आ रहा है क्या है, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी i पे होने की और ये i से j में जाने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है और इसके करस्पॉन्डिंग जो बना है वो p है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, पाई 1 मिल जाएगा। तो पाई 1 का मतलब क्या है कि स्टेप 1 की प्रोबेबिलिटी है ना, चेक कर लो भाई, स्टेट 1 में है ना, तो यह क्या फॉर्मूला आएगा, पाई नॉट है ना। तो एक काम करो सीधा आप ये करो, एक ना मैं अगर आपसे पूछूं कि पाई नॉट इंटू पी निकालो, ये क्या आएगा जरा बताइए मुझे। ये आपका पाई नॉट है और ये यहाँ पी है, आप पाई नॉट इंटू पी करके देखिए, बताइए क्या आता है। पाई नॉट क्या है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी, पी क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि इनिशियल से जीरो अगले पहले स्टेप में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पाई इंटू पी निकालो, ये वैसे भी कर सकता हूं मैं, तो उससे टाइम लगेगा ना। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ में ना मुझे ये लिखना था, तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ये ओके है, लेकिन मुझे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे चाहिए x1 इज इक्वल टू लेट्स से k या j लिखा हूं तो j लिखता हूं, मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी ये तो मैंने उसका लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन प्रोबेबिलिटी x नॉट इज इक्वल टू i इनटू, या अभी आपको नहीं समझ आता, इंटरसेक्शन x1 इज इक्वल टू j, ऐसा लिख सकते हैं। i फ्रॉम जो भी पॉसिबिलिटी, i स्टेट है ना, तो यहाँ 0 से 1 ही हो जाएगी, स्टेट है तो i तो स्टेट है ना, या तो इनिशियली यहाँ रहेगी या वहां रहेगी। अब ये चीज मैं वहां से यूज करूंगा, ये वाली चीज ना वहां से यूज करूंगा मैं, ये इंटरसेक्शन ही तो है, बीच में कॉमा का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन ही तो है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ एक्चुअली। सो i बराबर 0 to 1, 0 to 1 क्यों लिख रहा हूँ, स्टेट दो ही, स्टेट स्पेस में दो ही एलिमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ x नॉट बराबर i इंटू प्रोबेबिलिटी x1 बराबर j गिवन x नॉट बराबर i। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू a गिवन ei बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a समेशन ओवर i। तो ये मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया यहाँ पे। तो वही बोल रहा था मैं, यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये पाई 1 जो आएगा पाई नॉट इंटू पी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये तो कह रहा है i से j में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यही बताता है, और ये पाई नॉट बताएगा। तो पाई नॉट इंटू पी करेंगे तो आपका पाई 1 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से अगर आपको आइडिया मिला हो तो मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे पाई 2 चाहिए, पाई 2 समझ आता है कि सेकेंड स्टेप में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जनरलाइज कीजिए जरा। हाँ, मतलब पाई 1 इंटू पी, जो कि बाद में पाई 1 को रख देंगे, तो पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, यस, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये प्रूफ एक्चुअली समाव मैंने प्रूफ लिखने की कोशिश की है। सो पाई 1 इंटू पी फर्स्ट स्टेप में कहा था, इंटू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तो पाई नॉट पी उसको निकाल लो, अब ये निकाल लो, ये तो भैया आपको। तो ये जो आएगा ना, दिस इज द पीएमएफ ऑफ x2। मैं आपको बता दूं ये क्या दे रहा है, ये देगा पीएमएफ ऑफ x1, ये क्या देगा, पीएमएफ ऑफ x2, और पाई नॉट जो लिखा है वो पीएमएफ ऑफ, और ये जो पाई नॉट है इज पीएमएफ ऑफ x नॉट, ये चीज है, ठीक है। तो निकालो, अब तो समझ आ गया आपको, ट्राई करके देखो जरा। सो ये स्टोरी यूज हो रही है सर 7/18 11/18। चलिए, तो अब यहाँ पे आइए। तो इस क्वेश्चन में आपको p पता है, पाई नॉट पता है। पाई नॉट इज दिस, सो पाई नॉट इज दिस, एंड p मैं लिख भी देता हूं, ऐसे आपको पता है। सो p वहां पे है 1/2, 1/2, 1/3, 2/3। पाई नॉट को p से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई 1 आएगा। फिर पाई 2 चाहिए आपको, तो पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, या समझिए पाई 1 इंटू पी, जैसे भी समझ आए। तो कितना आए ये बताओ भाई। 7/18 और 11/18।
7/18 7/18 11/18। तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ x2। पाई 2 आया ना, तो पाई 2 रिप्रेजेंट पीएमएफ ऑफ x2। तो मतलब एक टेबल बना लो अब। सो x2 और प्रोबेबिलिटी एट x2, तो x2 की वैल्यू 0 या 1 है, तो 0 पे 7/18 और 1 पे 11/18। मतलब ये बर्नौली है ना, ये बोल सकते हो आप कि x2 इज बर्नौली p। तो p क्या होता है 1 पे। तो यहां से कहने का मतलब कि x2 जो है बर्नौली है, p की जगह 11/18 होगा, क्योंकि है ना 1 पे प्रोबेबिलिटी p होती है ना, 0 पे 1 माइनस p बर्नौली में। तो बताइए मीन कितना आया फिर? पाई 1 की वैल्यू भी वही आई है, पाई 2 की वैल्यू वही आई है। अच्छा सेम ही आ गया, ऐसा है क्या? बाकी लोग नहीं, किसने गलत बता? पता नहीं, बट आंसर तो सही आ गया। पाई 1 सेम आया, किसने निकाला पाई 1? जैसे पाई 1 को पाई 1 सेम आया है सर। अच्छा तो चलो कोइंसिडेंस है। 7/18 11/18। अच्छा आपने पाई 2 पूछा था क्या? मैंने पाई 1 ही बताया था। अच्छा तुमने पाई 1 ही बताया एक्चुअली। वैल्यू है 6/15 और 9/15। अच्छा हाँ 6/15। पाई 2 का वैल्यू है। हाँ पाई 2 ही पूछ रहा था, ये पाई 1 ये था, तो मैंने हाँ, पाई 1 ये है, पाई 2 आपको पाई 1 इंटू पी करना है या पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर करना है, चेक कर लो भाई। आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, चेक करो, इससे मैच नहीं करेगा, इससे करेगा। तो व्हाट इज मीन ऑफ x2? अभी मीन ऑफ x2 निकालो पहले। ये पीएमएफ है, 0 पे प्रोबेबिलिटी ये है, 1 पे प्रोबेबिलिटी ये है। 9/15। सो 9/15 आ गया आपका। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपने अभी जो फाइन 27 हो रहा है। क्या? 27। नहीं रुक जाओ, अभी तो वो पूछा कुछ और ना। तो यहाँ से कहने का मतलब जो पाई 2 था ना, तो पाई 2 बोलने का मतलब है प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 0 कॉमा प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 1, ये पाई 2 का मतलब था। पाई 1 का जो मतलब हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0। यहाँ पे जो लिख रहा हूं अभी नोटेशन ये यूज कर रहा हूं मैं, x1 बराबर 1, ये प्रोबेबिलिटी पाई 1 का है। और पाई नॉट का मतलब तो पता ही है, क्लियर ही है आपको। पाई नॉट का मतलब भी वैसे ही था, तो जो पाई नॉट में लिख रहा था, तो हम लोग पाई नॉट यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। इसका मतलब इनिशियली 0 पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इनिशियली 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैट्रिक्स है, कॉमा हटा सकते हो आप। तो इस तरीके से एनीवे तो ये समझ आया आपको कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो कैसे निकालना है सेकेंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड स्टेप पे कहाँ पे होगा, सेकेंड टाइम्स में कहाँ पे होगा, वो निकालने के लिए। तो यहाँ पूछा है 27 टाइम EX2 है ना, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 27 टाइम। Yes, sir. तो ये मल्टीप्लाई कर लो ना, 9/15 को 27 से सर हो मल्टीप्लाई गया। कितना? सही आ रहा है 16.25 16 16.25 One- 16.2 आ रहा है। तो आंसर है 256 कुछ आ रहा है आंसर। अरे 2 डेसिमल में बोला है ना। नहीं फाइनल आंसर क्या है, चेक कर लो पीछे क्या है उसमें। यही है। अच्छा तो EX2 आपका ये है और उसको आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया। सर लकीली वैल्यूज ऐसी सेट हुई हैं, अगर पाई 1 से भी निकाल रहे हैं ना, अच्छा। तो 16.2 आ रहा है। अच्छा रेंज में आ गया, तो सही होएगा। अच्छा तो रेंज में कोइंसिडेंटली आ गया, ठीक है। हाँ तो वही ना कि गलती से गलत हो भी जाए तो सही हो जाता है। यहाँ पे ठीक है, आगे आते हैं। तो ये ओके है, चलिए। हाँ हाँ ये कैसे हुआ? हाँ ये यहाँ है ना, ये इसके प्रूफ जाना पड़ेगा फिर इससे हमें। हम इससे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर मुझे चाहिए था, अगर आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए x2 बराबर 0 फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए x2 बराबर 0 कि सेकेंड टाइम पे 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी। तो पहले आपको x1 निकालना पड़ेगा इसके लिए, उससे टाइम लगेगा है ना। तो पहले x1 निकालने के लिए आप x2 बराबर 0 तो है इंटरसेक्शन, या तो x1 बराबर 0 पे हो सकता है, या तो उससे ना आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये लेंथी मेथड है। x1 बराबर 1 ये होगा एक्चुअली। अब यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व करोगे
तो प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 0 गिवन x1 बराबर 0 प्लस मैं x1 के लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, x1 बराबर 1 क्योंकि ये पहले फाइंड करना होगा, x2 इज इक्वल टू 0 गिवन x1 इज इक्वल टू 1। अब ये तो टीपीएम से आ जाएगा, लेकिन है ना, ये टीपीएम से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा, है ना। ये तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स टाइम होमोजेनियस होती है, इसीलिए समझो जैसे यहाँ x0 बराबर 0 x1 बराबर 0, तो 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 स्टेप में, है ना। चाहे वो स्टेप 1 से 2 हो या 0 से 1 हो या 3 से 4 हो या 4 से 5 हो, एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी टीपीएम होती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आप लिख लोगे, ये भी आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से लिख लोगे। अब आपको चाहिए नेक्स्ट, मैं पीएमएफ अलग से निकाल रहा हूं, वो मेथड था दूसरा तरीके से जो बोल रहे हैं, तो ये चाहिए। फिर इसी तरह से आप ये भी लिख लोगे, सेम तरीके से आप x2 बराबर 1 लिख लोगे, बिल्कुल इसी स्टोरी पे लाइन पे बिल्कुल सेम कर लो, तो यही आ जाएगी x2, है ना, यहाँ बस 1 आ जाएगी। तो अगर आप इसी तरीके से इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा x0 बराबर 0 गिवन, नहीं ये बनेगा x0 बराबर 0 इंटू x1 बराबर 1 गिवन x0 बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x, तो यहाँ पे पहले x0 लिखना पड़ेगा, x0 बराबर 1 इंटू, मतलब वही ऊपर जो किया सेम कर रहा हूँ, यहाँ 2 था तो 1 के साथ काम किया क्योंकि वो लास्ट पे डिपेंड करेगा ना, 2 है तो है ना, फ्यूचर विल डिपेंड ऑन प्रेजेंट, तो यहाँ पे 2 विल डिपेंड ऑन जस्ट 1, तो यहाँ 1 है तो इट विल यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, सॉरी मैं गलत लिख दिया ना, सेम ही करना पड़ेगा ना मुझे, बस यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। 1 मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यही चीज कॉपी कर लो यार, यहीं पे चेंज बस कर दो थोड़ा सा। सो होगा क्या, इसी में क्या चेंज आएगा, जस्ट x2 ही तो फाइंड करें ना, तो ये वाला आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, इसमें लेंदी होगा। अब यहाँ मुझे कहाँ चेंज करने की जरूरत है, तो मैं x2 बराबर 0 निकाल रहा था, तो यहाँ 1 कर दो और यहाँ 1 कर दो, मतलब ये तो ठीक है, ओके है। मैं x1 के लिए लिख रहा था पहले, अब ये भी टीपीएम से आ जाएगा आपका, ये भी टीपीएम से आ जाएगा ये नंबर, लेकिन ये नंबर पता नहीं आपको, दिस यू डोंट नो, अभी ये आप नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, तो इसके लिए फिर से आपको लिखना पड़ेगा, जो भी मैं लिख रहा था शुरू में वो x1 समझ के लिख रहा था, तो इट विल टेक टाइम। सो प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 चाहिए, मान लो मुझे ये नंबर चाहिए, ये तो टीपीएम से आप देख लो, ये भी टीपीएम से देख लो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से ये चारों नंबर आ गया। अब मुझे चाहिए x1 बराबर 0 इस तरह से, तो इसके लिए फिर वही लिखना पड़ेगा क्योंकि x1 जो है डिपेंड करेगा x0 पे, है ना, मार्कोव चेन की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ से फिर से वही चीज है कि लाइक इनिशियली कहाँ था 0 पे, अगर इनिशियली 0 पे था तो x1 बराबर 0 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस अगर इनिशियली 1 पे था तो 1 पे 0 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ये चीज हो गई। सेम तरीके टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है कि इनिशियली या तो 0 पे होगा या 1 पे होगा, इनिशियली 0 पे था तो x1 बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनिशियली 1 पे था तो 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आ गई। सेम तरीके से आपको ये नंबर आ जाएगा यहाँ से, फिर से अब ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से आ जाएगी, ये क्वेश्चन में लिख रखा है तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से आ जाएगी। अब है ना, तो हो वही रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है यहाँ भी, ठीक है ना, ये 2 नंबर यहाँ होंगे, यहाँ ऐसा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आप उस तरह से अच्छा दो का मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है यहाँ पे, इनटू इस तरह से आएगा, दिस ऐसा आएगा, लेकिन ठीक है, उसके पीछे की प्रूफ स्टोरी यही है, हो जाएगा ना। तो अगर जिनको इस तरीके से करना है टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आपको करने में, अगर x1 बराबर 1 चाहिए मुझे मान लो, तो यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, आंसर इससे भी सेम आएगा, आप देखो, तो बस मुझे यहाँ x1 बराबर 1 चाहिए तो x1 को 1 कर देता हूँ, x1 को 1 कर देता हूँ, देख लीजिए, और ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है, ये खुद लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से आएगी, ये वैल्यू मिल गया तो इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो आप, और ये नंबर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आएगा। फाइनली आपको यही चाहिए था। अब x2 का पीएमएफ आ गया, तो x2 का जब पीएमएफ आ गया तो मीन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये निकालने की ऐसे जरूरत नहीं थी, नहीं, क्योंकि x2 का मीन चाहिए ना मुझे, तो मीन चाहिए तो 0 इंटू क्या ही फर्क पड़ता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बस इसी से काम हो जाता है, बस अब ये निकाल लो तो काम हो जाएगा।
तो ये थोड़ा लंबा हो गया ना। तो बाकी आप वो याद रख सकते हो कि जैसे इनिशियल प्रोबेबिलिटी अगर मुझे दे रखा है x नॉट के लिए पाई नॉट है, मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखा है। जैसे स्टेट स्पेस यहाँ पे था, सो यहाँ पे आपके पास स्टेट स्पेस था जस्ट 0 1, ये 2 नंबर होंगे। x1 के लिए चाहिए तो पाई 1 निकालना पड़ेगा, तो ये नंबर चाहिए, कहाँ से आएगा, तो आपको पाई नॉट इंटू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो ये भी निकल के आ जाएगी। तो x1 के ऐसे x2 का चाहिए तो सेम तरीके चलता रहेगा। तो xn का pmf चाहिए तो पाई n आ जाएगा, एंड पाई n क्या आएगा, क्या लिखो इसके टर्म में, समझ आ रहा पैटर्न आप लोगों को। पाई नॉट p की पावर n। सो पाई नॉट p की पावर n हो जाएगी, तो ये इस तरह से नंबर आ जाएगी। तो n टाइम पे pmf आ जाएगी, तो ये यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ जो भी पूछेगा तो वो आ जाएगा। तो ये pmf x0 का, pmf x1 का, एंड सो ऑन pmf ऑफ xn। ओके, और यही स्टोरी यहाँ कर रहे थे, सेम चीज, बट ये टाइम टेकिंग है ना, इसमें बहुत बार आपको हर बार टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी थ्योरी किया था। नेक्स्ट बताओ, 7th हो गया ना, किसी को डाउट है तो बताओ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 9 सर। 9 सर। अच्छा 9 से पहले कोई नहीं, ठीक है। देखो अब 9 कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन लिखने जड़ा में भी आता है ना, कई बार मैट्रिक्स दे रखा होता है, पूछता है आपसे कि बताओ a की पावर n, n टेंस टू इंफिनिटी क्या आएगी। तो यहाँ समझो क्या बोल रहा है। तो xn भी होमोजेनियस मार्कोव चेन विथ, है ना, तो विथ व्हिच स्टेट स्पेस इज 0 1 2। तो वन स्टेप में ये प्रोबेबिलिटी है, और वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखा आपको ये है। तो पूछ रहा है कि ये बताओ। तो आपको याद है जब हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी x, जैसे मैं लिख रहा था x2n बराबर j गिवन x0 बराबर i, तो इसका नोटेशन क्या है, eij 2n। हाँ, i से j में जाना है कितने स्टेप में, तो स्टेट i से स्टेट j में जाना है कितने टाइम में, टाइम 0 से 2n में। तो कितने स्टेप ले रहे हैं, 0 से 2n जा रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो हम लोग 2n स्टेप में जा रहे हैं। ठीक, सो 2n स्टेप में जा रहे हैं हम लोग i स्टेट से j स्टेट में। ओके, तो एक तरीका ये है कि इसका कोई भी एलिमेंट देखना हो तो आप ये मैट्रिक्स निकालो, है ना। तो जो ये pm यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज pij इन वन स्टेप, लिखा है ना, ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे pij वन स्टेप की बता रहा है ये। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। हाँ सर 2 स्टेप में मैं ये कह रहा था कि जब मतलब मैं ऐसे सोच रहा था, जैसे आप बोल रहे हो ना 2n स्टेप में हम n की वैल्यू डाल के नहीं चेक कर सकते, कर सकते हैं, 1 लूं 2 लूं। हाँ बिल्कुल। उससे मतलब जीपी टाइप तो बन रही थी, थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स ही बन रही थी, बट सॉल्व हो जा रही थी मतलब। देखो इसका क्या, अब इसका नोटेशन बताओ। तो इसका नोटेशन इसके जैसा क्या लिखूं मैं, व्हाट इज नोटेशन ऑफ दिस, जैसे ये लिखा मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p 2 to 2n, और यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, तो अगर आपसे मैं पूछूं, तो हो गया सर, हाँ उसके बाद नहीं होगा। हाँ, p स्क्वायर मैट्रिक्स जरा निकालो, क्या आएगी। देखो पता क्या है, आपको बाकी पूरा एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं, इतना एफर्ट मत करो। आपको देखो जरूरत किसकी, आपको किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, 2 की ना, मतलब जो स्टेट 2 है 1 0 1 2 0 1 2, तुम बस ये एलिमेंट बताओ मुझे, बाकी मत बताओ, बाकी की जरूरत भी नहीं है मुझे। सर 0.7 आएगा आई गेस। अच्छा पॉइंट, हाँ आपने होमोजेनियस वाला कांसेप्ट अब पढ़ाया है ना, तो मेरा आंसर 0.7 पहले भी आ रहा था। ओके, वो और प्रोबेबिलिटीज भी ऐड कर दे रहा था, तो अभी समझ आया, क्योंकि एक इंटरवल का वही इंटरवल सब इक्वल होगा। अच्छा ठीक है। अभी तुम्हें अच्छा अगर मुझे p4 चाहिए तो बाकी तो निकालना पड़ेगा तुम्हें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2n है। लेकिन देखो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, तो यहाँ तुमसे ट्रिक पूछ रहा है। जैसे इस तरह क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में आते हैं, मैं बता रहा हूँ लीनियर में क्या होता है, मैट्रिक्स लिखा होता है। अभी जैम गेट के क्वेश्चन करोगे देखना मिलेगा, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जैम वाले में, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि लिमिट a की पावर 2n n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आएगी। तो ये कौन कैलकुलेट करेगा, ये तो होता क्या है उस केस में,
एक पैटर्न ढूंढना होता है। 0.7 आया है। हाँ क्या है? 0.7 हाँ पूरा मैं 0.3 0 0.7 0 1 0 0.3 0 0.7। अब मजे की बात क्या है, अगर P4 तुमसे मैं पूछूं कि तुम P4 निकालो, P4 क्या होगा? P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर, और यहां पे एलिमेंट क्या आएगा? तो उसके लिए थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी हाँ सर एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो डायग्राम बना के देखना ज्यादा आसान है, मतलब काफी आसान है आप अगर बनाओगे। नहीं, तो मेरा मतलब ये है भाई, देखो सिंपल आंसर इसी में छुपा है। 0.7 आ रहा है। हाँ तुम p की पावर 6 निकालो तब भी यहाँ 0.7 आएगा। तो पता है यहाँ पे ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन का? एक्चुअली एक ऐसा मैट्रिक्स है कि तुम अगर p की पावर 2n लिख लो, फाइंड करोगे ना, तो यहाँ 0.7 ही आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तुम चेक कर लो चाहो तो। इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है कि लाइक वट एवर यू टेक n, अब तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ चेंज नहीं हो रही है। तुम वो पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ तुम ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, हर बार ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी तुमने किया होगा ना, तो यहाँ भी यही मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे ही आ रहा होगा, चेक करो एक बार, तो हर बार बनेगी वही। सो तुम p की पावर 6 लिख। सर इसका मतलब बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब क्यों ये सेम हो रहा है? ये मैट्रिक्स ऐसी है, हाँ होमोजेनियस के लिए हो रहा है क्या? अच्छा इसको तुम वो करना था, ग्राफ बना के देखो, देखते हैं। तो यहाँ तो मैं सिंपल समझ गया, मुझे p की पावर 2n निकालना है, उसका एलिमेंट देखना है सेकेंड स्टेट में, और सेकेंड स्टेट के रो में, और सेकेंड स्टेट के कॉलम में। सिंपल मुझे ये देखना है कि, है ना, ये जो मैं बताया तो अभी, ये तो pi जो 1 स्टेप में है, मैं p की पावर 2n निकालूंगा तो वो क्या बनाएगी, वो मुझे देगा pij 2n स्टेप में i से j पे जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगा मुझे, यही तो है। और ये सेम 3x3 की बनाएगी। तो यहाँ भी 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। तो ये जो एलिमेंट आएगा 2 के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट के रो में और 2 स्टेट के कॉलम में, वो हर बार 0.7 होगा। तो वो तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगी, तो आंसर इसका 0.7 ही होगा, चेक कर लो। नहीं ये मुझे आइडिया है लीनियर अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं जहां पे वो पूछता है a की पावर 200 बताओ, तो बच्चा 200 टाइम मल्टीप्लाई थोड़ी करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, जैसे 2023 में क्वेश्चन आया तो a की पावर 2023 डाल दिया उन्होंने कि भैया a की पावर 2023 बताओ। बच्चा पागल थोड़ी 2023 में मल्टीप्लाई करता, वहां कोई ना कोई ट्रिक है। तो इस तरह की ट्रिक होती है, वहां पैटर्न मिल जाता है। तुम यहाँ पे जैसे p निकाला, p स्क्वायर निकाला, p4 निकाला, फिर तुम्हें समझ आया अच्छा ये तो जो चाहिए मुझे वो तो कॉमन ही है। अगर मैं p6 निकालूंगा, p10, p12, अगर उस तरह से मैं फाइंड करता जाऊं तो हर बार ये चेंज नहीं हो रहा, और यही पूछना चाह रहा है। ये चीज है। सेकेंड अप्रोच ट्राई करें तो, ये तो चलो मैट्रिक्स के थ्रू, मैंने लीनियर अलजेब्रा के थ्रू सोचा ऐसा, ओके। देखो भाई, तो इसका अगर तुम डायग्राम बनाओ, किसका बनाना चाह रहे थे शुरू में? सो 2 से 2 जाना है 2n स्टेप में, है ना। सो 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम ही है ना, चलिए चाहे कितने भी तुम, इवन स्टेप में 0.7 ही रहेगी। तो यहाँ पे तो तुम टीपीएम बना लेते, मान लो अगर टीपीएम के थ्रू मैं ट्राई करूं, ठीक, तो क्या होगा? तो जैसे 0 1 2 है ना, 0 1 2 0 1 2 है, तो 0 0 है ना, तो तुम्हारे पास 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और 1 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। 2 से 2 ऑब्जर्विंग स्टेट है ना, 2 क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्टेट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हुआ ना, चेक कर लो। यस सर, सो 2 जो है ऑब्जर्विंग स्टेट है,
तो जब बाद में तुम पी स्क्वायर पी क्यू सब निकालोगे ना, इसलिए प्रॉपर्टी सेम आएगी, राइट। टू एब्जॉर्बिंग स्टेट है ना, तो इसका कुछ लॉजिक लगेगा। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट में क्या होता है, तो 2 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे तो तुम्हें 1 उसमें दिख रहा है ना। अच्छा पी स्क्वायर की बना के देखो, ये तो पी की है ना, तो ये वाला 2n स्टेप में जाना है। यहाँ पे 2 से 2 की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं दे रही थी। अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने गलत बनाया, ध्यान नहीं दिया। अच्छा यहाँ एक मिनट, 0 1 2 0 1 2, अच्छा अच्छा हाँ, तो ये मैंने, एक मिनट चेक करो, ये तो ठीक है, यहाँ गलत है। अरे यार मैं ना वो 1 2 3 समझ गया ना, हाँ एक मिनट, 2 से 1 जाने की कितनी है, 2 से 1 जाने की है, हाँ वो मैंने गलत बनाए थे, चेक करो एक मिनट। 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये ना 0 1 2 में प्रॉब्लम होता है, 1 2 3 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ ही गड़बड़ हो गया। तो एक्चुअली 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1 है, और बाकी ठीक है। अब देख लो भाई, 1 से 2 1 से 2, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो तुम्हें 2 स्टेप में आना है, 2 से 2 में, देखो जरा। अच्छा यहां से दिख तो रहा है, यहां से भी पता चल जाएगा, तुम कह रहे थे ना, ठीक है। तो यहां से तुम अगर सोचो 2 स्टेप में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कहां से, 2 से, तो वैसे तुम्हारे पास आएगा पी स्क्वायर में क्या आ रहा था, 2 से 2। तो डायग्राम चेक करो एक बार, ठीक है, 0 से 0 0 है, 0 से 1 में 1 है, और फिर 1 से 0 में तुम्हारा 0.3 है, ये 0.3 है एक्चुअली, है ना, और यहाँ पे तुम्हारा ये 1 है ना, ये 1 है 2 से 1 में, हाँ देखो यही तो हो रहा है ना, जैसे मान लो 2 स्टेप में तुम्हें आना है, तो ये 1 है एक्चुअली, तो यहाँ से भी दिख रहा है। एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं बनाते तो दूसरा अप्रोच ये है, देखो दूसरा अप्रोच क्या है यहाँ पे, कि तुम्हें 2 से स्टार्ट करना है और 2 पे ही आना है इवन स्टेप में, तो क्या होगी, यस सर, पहले 2 से 1 चलेगा, 1 से 2 आगे, मतलब 2 से 2 में आना है इवन स्टेप में, तो 2 से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी 1 और यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी 0.7, तो 1 इंटू 0.7 0.7 रहेगी। 4 स्टेप में आना है तो क्या होगा सर, 2 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 2, हाँ, तो तुम्हें 4 स्टेप में पहुंचना है। नहीं यहाँ पे 2 रास्ते हैं, देखो 2 स्टेप में जाना था तो 2 से 1 1 से 2, देखो एक मिनट, 2 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 2, एक ये रास्ता है, और इसमें ऐड होगा 2 से 1 1 से 2 2 से 1 1 से 2 आ सकते हैं, 1 2 3, तो 1 से 1 ना, एक मिनट, 1 से 1 नहीं आ सकता डायरेक्टली हम, 1 से 1 नहीं आ सकते, एक मिनट, वो अरे यार 2 से 1 गए, फिर 1 से 2 आया, फिर 2 से 1, मुझे कितने स्टेप चाहिए, 4 स्टेप चलने हैं ना, 4 स्टेप चलने हैं, देखो तो 4 स्टेप में आ तो जाएंगे, आ जाएंगे ना, 2 से 1 1 से 2 2 से 1 1 से 2 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करो, सेम ही आएगी। अच्छा सर, मैंने ये वाला मिस कर दिया था, हाँ, मैं भी लिखा है ना, सो इसलिए वो क्योंकि कंफ्यूज हो गया। 2 स्टेप में जाने का ये एक ही रास्ता है, ठीक है, और 4 स्टेप में जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है ना। देखो थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, तो एक अप्रोच ये, दूसरा अप्रोच ये है, इससे भी आंसर वही आएगा। तो तुम 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 इंटू, इंटरसेक्शन है सब में, इंटरसेक्शन है, तो 2 से 1 1 1 से 2 0.7, 2 से 1 1 1 से 2 0.7, तो 0.49 यहाँ से आ गया, प्लस अब 2 से 1 1 1 से 0 0.3, 0 से 1 1 और 1 से 2 0.7, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.21 यहाँ से आएगा, तो 0.21 यहाँ से आएगा, 0.49 यहाँ से आया, ऐड होगा कितना आ गया 0.7, तब भी 0.7 आया। आगे तो हाँ सर, इसमें अगर आपने तो जैसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर नहीं करेंगे ना तो जैसे 0.7 कॉमन आता रहेगा और 0.3 प्लस 0.7 ऐसे बन रहा है, तो 1 into 0.7 ही बन रहा है। हाँ यही सही है। तो यहाँ तुम जो कह रहे हो ना वही चीज, हाँ अगर यहाँ पे जैसे 0.7 into 0.7 बनता है और यहाँ पे 0.3 into 0.7 बनता है, चेक कर लो, तो 0.7 कॉमन लोगे और इसको ऐड करना है तुम्हें हर बार,
तो 0.7 0.7 प्लस 0.3 सही बात है। तो होगा क्या इसमें, तुम अगर अगले 6 स्टेप में भी आना चाहो तब भी यही जनरेट होगा एट द एंड। तो एट द एंड मतलब कहना मतलब प्रोबेबिलिटी यही आएगी, तुम चेक कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। देखो 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 6 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक तरीका है। और वही बनेगा 2 से 1, फिर देखो यहाँ पे केसेस बढ़ेंगे, एक मिनट देखो केस कितने बढ़ेंगे। 2 से 1, अब ये तो दिया 2 1 1 2, ये वाला लूप ले लिया हमने। 2 से 1, 1 से 0, 0 से, है ना, 2 से 1 हो गया, 1 से 0। सर इसमें काफी बनाने पड़ जाएंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो केसेस कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ वापस लौट पहले लेना, वाला मतलब इजी था, बहुत पहला इजी है। हाँ क्योंकि इससे तुम अगले केस में तुम्हें और समझ आएगा अच्छा वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से तुम्हें समझ आएगा अच्छा तुमने स्क्वायर निकाल दिया, तो वही चीज कर तो ही रहे हैं हम, पर उस पे सोच रहे हैं। यहाँ पे टीपीए ये क्या करता है, स्क्वायर पूरे को एक साथ निकाल देता है ना, वही चीज कर तो वही रहे हैं, बट यहाँ मैट्रिक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली स्टेट बाय स्टेट देख रहे हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग टेक्निक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना पर स्टेप देख रहे हैं। एट देन वही बनेगा यहाँ भी, तुम पूछो बसरी जी कम से कम कितने बनेंगे, यहाँ से 6 तुमने ये हो गया, 6 यहाँ बनेगा, फिर 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे करके बनाने पड़ेंगे तुम्हें। सो ना 2 5 4 6 6 7 6 स्टेप, वो तो 6 ऐसे बनेंगे केसेस आई थिंक, चेक कर लो। तो वैसा आएगा एंड तब भी आंसर वही आएगा। तो ये लेंदी है, इससे ही कर दो, ये इजी था। ये हर बार आएगा वही, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो हर बार आएगा सेम ही। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो जब भी पावर इन्फिनिटी निकालना है, पावर बहुत लार्ज निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो सिंपल टेक्निक है, कुछ ना कुछ पैटर्न है, तो वो पैटर्न तुम पकड़ो क्या है। जैसे पैटर्न था कि हर बार वो सेम आता रहेगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगी पावर, तब भी वो सेम ही रहेगी, तो ये पैटर्न है। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन 10 देखना है इधर। सर क्वेश्चन 10 हाँ सर उसका क्या निकालना पड़ेगा, P03 ये निकालना पड़ेगा क्या? किसका, सर सुनो आप क्वेश्चन देखो तो पढ़ना दो पहले। हाँ सो हाँ मुझे भी पूछना है ये स्टेटमेंट क्या है, P be the probability that state 0 will be visited before state 3। तो ये सिंपल, तुमने वो क्वेश्चन किया है कि a dice is rolled again and again, what is the probability of getting 5 before 3? ये क्वेश्चन किया सर करेक्ट, सेम लॉजिक है। हाँ वैसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बिफोर 2 या ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना प्रोबेबिलिटी में, तो वो निकालो फिर ये निकालो, देखो अभी समझ आएगा, सेम टेक्निक है। तो मैं तो जब सॉल्व करता हूँ बेसिक प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जिस बच्चे, मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ कि अ डाइस इज थ्रोन अगेन एंड अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे इसने बोला है कि 0 विजिटेड बिफोर 3, तो चलो मैं बोलता हूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बिफोर 3। डाइस पे एक डाइस को बार बार थ्रो कर रहे हो, चलो वो सॉल्व करो फिर ये सॉल्व करते हैं, फिर तुम रिलेट कर पाओगे। सर मैं समझ गया, मतलब मैंने फिर से केस मिस करे। हाँ तो यहाँ पे क्या है कि a die is thrown repeatedly again and again, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बिफोर 3, ये निकाल लो। अगर ये तुम्हें समझ आया ट्रिक इसका, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट समझ आया तो वो भी हो जाएगा। निकालो जरा आंसर, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बता दो जानकारी के लिए आप लोगों को। और इनफैक्ट ये मुझे लगता है जैम में भी आया है शायद, हाँ ये जैम एमएस का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तुम पीवाई की जैम में भी आया है। हाँ अच्छा वहाँ हाँ और लिखा है, यस 2 comes before 3 और 5, ये जैम का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, उसको वो कर देंगे। आंसर 1/2 है। अब पता नहीं, इसका आंसर चेक करता हूँ, याद तो नहीं है, करना पड़ेगा मुझे, रट्टा तो नहीं है। तो वैसे इसका एक तो जीबी फॉर्म बनता है, हाँ इनफाइनाइट जीबी का सम बनेगा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब गेटिंग ए बिफोर बी। ओके ठीक है, तो भी लगा सकते हो। हाँ
कोई नहीं, ट्राई करो, जैसे एक ने बताया 1/2, बस देखते हैं। आंसर मुझे याद नहीं है, वो तो मैं अभी करूंगा तो समझ आएगा। सब लोग ट्राई करो, कोशिश करो, कुछ तो आएगा आंसर, देखो। So 1/6 क्यों आ रहा है? ओके, बट 1/6 आ रहा है। सिर्फ दो आंसर है, बाकी लोग भाई ट्राई तो करो, कुछ तो करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन। तो यही सीखना है कि हाउ टू अटेम्प्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। सॉल्यूशन देख के तो कोई भी कर लेगा, अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो इसके पीछे का एल्गोरिथम पता हो आपको कि हो क्या रहा है। देखो, तो या तो एक केस है कि पहले 1 ही आ जाए, पहले बार में ही 1 आ गया तो काम खत्म, 3 आए ना आए क्या ही फर्क पड़ता है। तो पहली बार में ही 1 आ गया, 3 से पहले 1 तो आ गया, तो 1/1/6। और ये एक केस है। दूसरा केस है, और सेकेंड केस आता है कि और अब हो सकता है कि सेकेंड टाइम में 1 आए, लेकिन सेकेंड टाइम में 1 आए सर 3 नहीं आएगा मतलब। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम का फेवरेबल केसेस क्या है? तो इसने कहा है कि 1 आना चाहिए बिफोर 3। तो मुझे इसके बारे में सोचना है, इसके फेवर में सोचना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। तो ये वाला सिचुएशन तब आएगा तो 3 1 के बाद ही आया होगा, कहीं पे भी है 1 के बाद ही आया होगा ना। तो अगर सेकेंड टाइम में 1 आया तो पहली बार में 3 नहीं आएगा, ये तो पक्का है। तो चलो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम में कब है? क्योंकि 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे। तो मुझे चाहिए 1 बिफोर 3। तो इधर 2 4 5 6 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो ये एक फेवरेबल केस है इसका कि 1 कम्स बिफोर 3। तो 3 बाद में ही आया होगा, क्योंकि 1 तो आ गया सेकंड टाइम में, 3 बाद में ही आया होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? तो 4/6, 2 4 5 6 का इंक्लूड करके प्रॉपर्टी 1/6। नेक्स्ट ऐसे ही है, या हो सकता है कि पहली बार में 1 नहीं आया, दूसरे में 1 नहीं आया, तो फिर से सेम चीजें चलती रहेंगी। अब 2 4 5 6 यहाँ आ जाए, 2 4 5 6 आ जाए। बस हमें क्या देखना है कि 3 1 से पहले नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है 1 3 से पहले आना है। तो 1 3 से पहले आ जाए, बाकी कोई और पहले आ गया 3 के अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 1 कम्स बिफोर 3, सो 1 पहले आए, 3 बाद में आए, मतलब 3 को पहले नहीं लाना है, मुझे देखना है। तो बस कोई और आगे कोई दिक्कत नहीं है। सो सेम थिंग विल वर्क। तो 4/6 स्क्वायर into 1/6 and this will go on। कर लो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक्स। 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, 5 ले लिया, 4 की जगह गलती से। ठीक है। तो 1a minus 1 minus r, r is 4/6। तो 1/6 है ना। बाकी लोग देखो भाई, सर समझ तो गया था, बट आपने हाँ वो 4 लिया ना, मैंने 5 ले लिया। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ 1/3 1/4 ऐसा कुछ भी बना देगा ये, तो उस तरह से कुछ भी बना देगा। ठीक है, अब चाहो उधर आते हैं। देखो अब फिर से अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जी। इधर भी सेम ही चीज हुई है, केसेस मिस हो गए। हाँ जी अरपान कुछ कह रहे हैं?
आंसर मैच नहीं कर रहा अच्छा मैच नहीं कर रहा, ये ओके है ना? सर। ये तो जब केसेस इक्वली लाइकली हो तब तो ऐसे लेते हैं। हाँ भाई कोई लाइकली ही ले रहा हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा कोई लाइकली, मैं तो डाइस क्योंकि कुछ नहीं दिया होता ना तो हम लोग तो वही मानते हैं ना, कोई लाइकली ही मान के चलते हैं। अदरवाइज जब मैंने टीपीएम दिए रखा हुआ इक्वली लाइकली होगा तो वैसे ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो अब जरा कोशिश करते हैं इस पे, देखिए क्या कह रहा है कि कंसीडर अ होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट पे 0 1 2 3 विद वन स्टेप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स। अच्छा इनिशियल 1 पे है, इसकी प्रॉपर्टी 1 है, तो फिक्स कर दिया कि शुरू में 1 पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P with the probability that the state 0 will be visited before state 3, तो इसका जरा वो बना लेते हैं ग्राफ पहले। तो 1 2 3 4 मतलब डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। सो उससे थोड़ा देखने में आसानी होगी। तो अच्छा एक फिर से मैं ना एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कई बार, इसलिए मैं गलती हाँ वही कई बार मैं गलती करता हूँ इस चक्कर में। 0 1 2 3 तो 0 1, क्योंकि ये ना कई बार मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैं 0 1 2 3, ये भी है 0 1 2 3। चलिए तो 0 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। फिर 1 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है 1/2। 1 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एंड फिर 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, 1 से 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब 1 से 3 नहीं जा सकता, अब 2 से सीधा 2 जाएगा, तो 2 से 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब 3 से सिर्फ 3 पे जा सकता है, कहीं और नहीं, है ना, 3 से सिर्फ 3 पे जा रहा है। सो 3 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1। अब ये ट्राई करते हैं। तो ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी 0 will be visited before 3। ओके तो यहां जरा समझिए। अब इनिशियली कहां पे है 1 पे, ये फिक्स कर रखा है कि इनिशियली वो 1 पे ही है। तो मुझे यहाँ पे पाई नॉट है ना, तो बाकी वो 0 हो जाए, कहने का मतलब है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है एक्चुअली इनिशियली 1 पे है, तो 0 1 0 0। अगर वैसे लेना चाहो पाई नॉट जो मैंने डिनोट कर रहा था कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी, तो 0 1 2 3 तो इनिशियली 0 पे है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पे है ना, तो ये वाला है अगर चाहो तो। एनीवे तो अभी मैं क्या करता हूँ, और हमें कह रहा है 0 will be visited before 3, तो आइए इसको ट्राई करते हैं। 0 visited before 3, तो चला देखो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम लोग, 1 से। अब 1 के पास कितनी चॉइस है बाहर निकलने की, 3 चॉइस है एक्चुअली, 3 चॉइस है अभी, है ना क्या, हाँ 1 में जा सकता है ना खुद पे भी, क्योंकि ये 0 पे जा सकता है या खुद अपने वापस आ सकता है खुद के पास, या फिर वो 2 पे जा सकता है, यही है ना। तो 1 से 1 वाला केस आप लोगों ने मिस किया होगा, आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो देखो तो अब देखो 1 के पास अगर 1 मान लो बाय द वे चला गया, तो 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3, तो 3 से पहले 0 पे जाना है। तो अगर 2 की तरफ आ गया मान लो, तो वापस जाने का रास्ता तो बंद हो गया, तो 2 पे नहीं आ सकता। अगर वो जॉइंट 1 के पास 3 चॉइस है कि या तो वो 0 पे जाए या 1 पे आ जाए या 2 पे जाए, लेकिन अगर वो 2 की तरफ गया तो उसको 3 की तरफ ही जाना पड़ेगा, या 2 पे घूमता रहेगा या 3 की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये तो पक्का है कि वो 3 को पहले विजिट कर लेगा 0 से। अगर 2 पे जाने का मतलब ये वो 3 को पहले विजिट कर लेगा 2 से, क्योंकि वापस तो आ ही नहीं सकता वो। तो 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3, तो अगर ये 1 2 की तरफ आया तो 3 विल बी विजिटेड बिफोर 0, ये श्योर हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3, तो ये तो पक्का है कि 1 2 की तरफ नहीं आ सकता, इसके फेवर में बात कर रहे हैं हम। तो अब आते हैं, तो चेक कीजिए 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3, सेम सोचूंगा मैं। तो या तो पहली बार में 0 पे चला जाए, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में 0 पे जाने की, 1 से 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। और सेम तरीके से मैं कर रहा हूं। और दूसरा केस है
कि वो दूसरे बार में 0 पे पहुंचे, तो क्या करेगा वो? 1/8 हाँ, एक बार 1 पे घूम जाए फिर आ जाए 0 पे, तो 1/4 इंटू 1/2। तीसरा केस क्या है कि वो तीसरी बार में 0 पे पहुंचे, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है ना? तो क्या होगा 1/, हाँ ऐसे भी तो हो सकते हैं 1 0 0 मतलब 0 पे 2 बार घूमना। नहीं, लेकिन 0 पे पहुंच गया ना, तो हमें तो बस इतना ही चाहिए कि 0 पे पहुंच गया, दूसरी बार 0 पे क्यों पहुंचाएंगे अब हम? हमें 0 पे बस पहुंचाना है उसको, तो हमें बस एक बार पहुंच गया, तो यही मेरी रिक्वायरमेंट है कि 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बस वो 0 पे पहुंच जाए, और पहली बार पहुंच गया वही रिक्वायरमेंट है हमारी। रिक्वायरमेंट बस 0 पे पहुंचाना है उसको, फर्स्ट टाइम पहुंच गया, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। तो ये चीज है, फिर से वही सेम चीजें होंगी कि 1 पे वो 3 बार विजिट करे और फिर वो 1/2 पे जाए। ये हो गया डॉट डॉट डॉट, हो गया जीपी। तो कर लीजिए, तो हो जाएगा आप लोगों का a/1 माइनस आर, ठीक है ना? अब आ जाएगा। तो ये 3/, ऐसे क्यों नहीं सोचा, मतलब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो मान लो 1 से 0 फिर 0 से 0 चला गया, या 1 से 0 फिर 0 से 1, या 1 से अच्छा तुम यहाँ ऐसा क्यों नहीं सोचे फिर कि 1 आ गया, 1 के बाद फिर 1 आएगा, ऐसा क्यों नहीं सोचे यहाँ? अच्छा हाँ, अच्छा वो बिफोर की वजह से, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है कि 1 आया फिर थ्रो किया, हमारे 1 आया, फिर क्यों थ्रो करेंगे? हमारा रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि 1 विल बी गेटिंग बिफोर 3, तो 1 आ गया, काम खत्म हो गया। जी सर, जी सर। बस हमारा रिक्वायरमेंट 1 आना चाहिए, पहली बार 1 आ गया, गेम ओवर, अब आगे कोई गेम करना नहीं। सेम यहाँ पे है कि मुझे 0 को विजिट करना है, तो फर्स्ट टाइम 0 आ गया, गेम ओवर, इतना ही चाहिए मुझे कि विजिटिंग स्टेट 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3। तो अगर 0 पहुंच गया तो दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट कि समहाउ मुझे 0 तक पहुंचना है, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। वो करोगे तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखना, तुम कहीं सॉल्यूशन देखना बुक में, मैं कई जगह बुक देखा, वो लोग क्या करते हैं 3 का प्रोबेबिलिटी भी लेते हैं। वो क्या मान के चलता है कि यहाँ 3 आएगा, वो मान के चलता है यहाँ 3 आएगा, तो उसमें केसेस बढ़ जाते हैं, फिर आंसर तब भी यही आता है, लेकिन वो केसेस बढ़ जाएंगे वहां पे फिर कि 1 के बाद 3 आया, फिर काउंट कर रहे हैं। तो वो सब यहाँ भी करोगे आंसर वही आएगा, अगर वो भी हम सोचेंगे आंसर तब भी वही आएगा जो तुम सोच रहे हो, तो केसेस बढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो हमारा बस ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेट 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3, तो मुझे समहाउ 0 विजिट करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि 0 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 से पहले 0 विजिट करना है। सो आई जस्ट हैव टू विजिट 0। तो आइदर आई कैन विजिट इन 1 स्टेप, और इन 2nd स्टेप, और इन 3rd स्टेप, और इन 4th स्टेप, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हो जाएगा। ये सेकेंड तरीका था वही चीज। हाँ अंकल, अच्छा अच्छा इन्फॉर्म करके, ठीक है मैं बता दूंगा। हाँ ओके, अच्छा अच्छा, मेरी क्लास 11:30 में खत्म होती है ऑलमोस्ट। गाड़ी तो स्टैंड भूल गया, मैंने स्टैंड से गिर गया था, सोचे वो साइड थोड़ा स्टैंड कर देना। अच्छा मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में ना, 11 बजे आता हूँ, 11। हाँ ठीक है, हाँ 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 ओके। देखिए ओके है ना, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ओके देखिए, तो नेक्स्ट जो है इसको क्या हो गया, हाँ 10 हो गया, 13, 10 के बाद 13। हाँ क्योंकि अभी हम बाकी टॉपिक नहीं पढ़े, पॉइजन प्रोसेस है ये। ट्वेल्व हो गया सबका? सभी एक बार 12 देख लो। क्वेश्चन 12 हो गया सर। 12 में अभी काफी स्टोकास्टिक हो रहा है, एब्सोल्यूटिव हो रहा है, हाँ और पॉजिटिव रिकरेंट हो रहा है, इरिड्यूसिबल हो रहा है, इसलिए वो मतलब 50 हो रहा है 1/8। रुको एक बार सर, आप देखो एक बार। हाँ सर देखो, आंसर तो वैसे बन रहा है, मतलब बस थोड़ा सा आप डिस्कस करो। 1/2 into 100 हो, इसलिए 50 हो रहा है। अच्छा देखो देखो, इसका स्टोरी नहीं है ये क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आ गया, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर वाला ना, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। वहां पे क्या था कि x2k की पावर 2k, वहां पे कुछ ऐसा था, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ था ना वहां पे। एनीवे यहाँ पे xi's का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
देखो x0 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सर वही बर्नौली 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर तुम ये सोचो इसके बारे में, इसकी अगर स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकालो तुम तो क्या आएगी, अच्छा जिसे बता रही है ना वो कि एक्चुअली डबल वो है ना, डबल स्टोकास्टिक है। तो हमने ये देखा था कि जो पाई 1 आएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ स्टेट, पाई 2 भी मतलब कितने स्टेट है यहाँ पे जो भी आएगी तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 ही आएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तुम अगर यहां से मैं भी बोलना चाह रहा हूँ पाई नॉट तुम्हारा ये है, पाई 1 निकालोगे ना, मैं ये लिख के बताता हूँ, देखो पीछे वाला स्टोरी हो रहा है, वही वाला मैट्रिक्स जो हुआ था ना। कई तरीका सोचने का है इसको, तो एक तरीके से ये सोचते हैं कि देखो एक तो ये है कि तुम्हें अगर आइडिया नहीं आया वो थ्योरम वाला, देखो एक तो ये क्या है, तुम अगर इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि ये क्या है, इरिड्यूसिबल है, वो तो है ही, अपीरियोडिक है और डबल स्टोकास्टिक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली, ये इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगा, और ये थ्योरम है ना, कल भी दिखाया हुआ है तो मुझे कि जो भी इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, डबल स्टोकास्टिक है, तो उसका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिक होगा, एंड जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी वो यही आएगी 1 बाई जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं स्टेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्टेट स्पेस या नंबर ऑफ स्टेट्स। एनीवे सर उसने ऑप्शन में पूछा ये जो भी आपने बोला ना स्टेटमेंट यूनिक होगा, हाँ हाँ नीचे क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो देखो यहाँ से जो पाई नॉट मैं बना रहा था कुछ देर पहले, ये है 1/2 1/2। अगर तुम चेक करो पाई 1 निकालने का, अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था पाई 1 का, क्या आया था, तो पाई नॉट एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बाद में जो स्टेशनरी वाले केस में वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं, अभी मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ। तो पाई नॉट एक मैट्रिक्स है और इनटू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तुम ये फाइंड करो, ये भी तुम्हारा यही आएगा। अगर तुम पाई 2 निकालोगे ना तो ये पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, ये भी तुम्हारा 1/2 ही आएगा। हाँ मतलब तुम आगे करते जाओ कुछ भी, तो ये x2k जो आएगा ना, तो मतलब पाई 2k, ये भी तुम फाइंड करोगे तो 1/2 ही रहेगा। तो इतना करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वो थ्योरम नहीं लगाया। अगर मैं थ्योरम लगाऊंगा तो ये जैसे बता रही थी ना कि सिंपली इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, डबल स्टोकास्टिक है, रो सम कॉलम सम 1 है, तो इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगा। उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हर जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो मैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो क्या कर सकते हो, फॉर्मूला दिखाया था मैंने, या तो एक तो था फॉर्मूला निकालने, फॉर्मूला था ना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का, पाई इक्वल्स टू पाई पी, नहीं वो था, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया था 2x2 में, एक तो इससे निकालोगे तो भी कोई, हाँ उससे कर लो, तब इससे भी यही आएगा। और अगर b/a+b वाला करो, a/a+b, तब भी तुम चेक कर लो। तो इसको मैंने कहा था ये ऐसा है, एक तुम्हारा 1 - a है, ये a है, और ये b है, ये 1 - b है। तो b/a+b और a/a+b करके देखो क्या आएगा, तब भी वही आया। कितना आ रहा है, ठीक है ना, 1/2 आएगा। सो और यहाँ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दे रखा है सेम, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यही दे रखा है और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो इसका मतलब ये है कि हर जितने भी तुम्हारा x1 x2 xk है ना, सबका डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो एनीवे तुम यहां से देख सकते हो, तो x2 के कहने का मतलब इज बर्नौली 1/2, ये 0 पे और 1, मतलब x2 के, ये पाई 2k का मतलब हो गया कि x2 के बराबर, यहाँ पे अगर लिखूं मैं x2k इज इक्वल टू 0, x2k इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेम ही आएगा इसके वजह से। तो ये बर्नौली है। अब बर्नौली का पावर कुछ भी ले लो तो क्या होता है, वो बर्नौली ही रहता है। तो x2k इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, तो x2k की पावर 2k इज आल्सो सेम बर्नौली p ही रहता है। ये थ्योरम था, यही हमने वहां भी यूज किया था, एक कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस का क्वेश्चन जो था उसमें ऐसे कुछ पूछा था उसने, हाँ ना, वहां ये पूछा तो मुझे याद आया कि 1/n समेशन x की पावर 2k, ऐसा कुछ पूछ दिया था वहां भी, है ना, या xn जो भी था यहाँ पे, तो k फ्रॉम, तो उसमें क्या था सिंपली कि लाइक क्या मान लो xk था, तो ये बर्नौली है, तो ये पूरा बर्नौली, मतलब कुछ दिन पहले मुझे याद, ये गेट का ही क्वेश्चन था ये, जहाँ पे हम लोग p को कन्वर्ज कर, हां p वाला था
P वाला जो था, तो वहां पे बर्नौली P था तो पावर बर्नौली P होगा, सेम यहाँ पे हो रहा है, तो ये बर्नौली P है, इसका मीनिंग निकल जाएगा अब 0.5 and 100 छोड़ के सर ठीक है, हाफ इंटू 100 हो गया, ठीक है। समेशन 1/2 k फ्रॉम 1 to 100, तो 100 टाइम 1/2 को ऐड कर लो तो 50 आ जाएगी। सो कई सारे अप्रोच है, एक अप्रोच ये है, दूसरा जिसको नहीं पता है वो वाला अप्रोच यहीं से निकालो, पाई 2 निकालोगे, ये पाई नॉट पे दे रखा है, पाई 1 पे निकाला, पाई 2 पे निकाला, एक पैटर्न दिख गया, अरे हर बार तो वो सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब पाई 2k भी यही आएगा, मतलब x2k का भी डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा जो x0 का है, तो वो सारे नंबर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इसका पावर लेंगे तो बर्नौली का पावर कुछ भी ले लो वो सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, तो बर्नौली P ही रहेगी, तो मीन आ गया, वो मीन आ गया 1/2, सम कर दिया, ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गया। हाँ नेक्स्ट 12 के बाद 13, हाँ सर ये तो स्टेटमेंट बेस हो गया था। सर वो B मतलब कुछ ए बताओ, ए ट्रू है कि फॉल्स है? A सर फॉल्स है। क्यों? नहीं, सर क्योंकि इसको तो इनविजिबल होना पड़ेगा ना। एक्चुअली मैंने थ्योरम लिखाया था ये, लेकिन ये थ्योरम मैं जो भी पढ़ाया हूँ पूरा फाइनाइट के लिए पढ़ाया हूँ, तो अगर फाइनाइट मार्कोव चेन है तो उसमें कम से कम एक स्टेट रिकरेंट होगा ही, ये थ्योरम है ना, Yes, sir. कि ऑल स्टेट्स कैन नॉट बी ट्रांजिएंट इन फाइनाइट मार्कोव चेन, बट सर इसने लिखा है फाइनाइट और काउंटेबल। यहाँ देखो इसने, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ काउंटेबल स्टेट स्पेस है, जो मैंने थ्योरम लिखाए हैं कि एवरी फाइनाइट जो स्टेट स्पेस वाला मार्कोव चेन है दैट विल हैव एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, ये थ्योरम था, या ऑल स्टेट्स कैन नॉट बी ट्रांजिएंट, ये भी थ्योरम था, वो फाइनाइट मार्कोव चेन के लिए है, लेकिन यहाँ काउंटेबल भी है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जरा देखो कि अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बनाता हूँ, स्टेट स्पेस ले लिया मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, स्टेट स्पेस ये है, कितने हैं, काउंटेबल है, तो देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेट्स, और P अगर मैं ऐसा बना दूं कि 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट, मान लो ऐसा है, तो 1 से 1 तो 0 है, 1 से 2 का 1 है, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, तो ये डायगोनल के ऊपर वाला 1 है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जरा इसका डायग्राम बनाओ क्या होगा, और ये चल रहा है इनफिनाइट, ये कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये चलता रहेगा, तो जो डायगोनल 0 है उसके ऊपर वाला 1 है, इसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, सो 1 से 2 में जाने की, 1 से 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, 2 से 3 की 1, 3 से 4 की 1, चलता रहेगा। अब बताओ कोई लगता है रिकरेंट स्टेट है एक भी इसमें? रिकरेंट क्या होता है? FII 1 हो, मतलब जिसमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, ये होता है मतलब ये वर्ड में बोले अगर, तो जिसमें इनफिनाइटली मेनी टाइम विजिट करे उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लेकिन तुम कोई भी फाइनाइट बना के देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी रिकरेंट ना हो, तो इसमें एक भी रिकरेंट नहीं आया है, चेक करो जरा, क्या वापस आएंगे कभी किसी स्टेट पे निकलने के बाद? नहीं यार नहीं आ रहा। नहीं आ सकते ना, तो इसका मतलब नो स्टेट इज रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब ये था कि यू विल विजिट दैट स्टेट इनफिनिटली मेनी टाइम, ये प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकल, FII बराबर 1 का मतलब यही था कि टोटल है ना प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, मतलब यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट, इट इज श्योर दैट यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट वंस यू लीव। यस सर। सो बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो मतलब ये एक ऐसा TPM है, तो ये ऐसा सिर्फ इस यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि देयर इज नो रिकरेंट स्टेट, सो देयर इज नो रिकरेंट स्टेट, क्यों? क्योंकि यहाँ TPM जो है स्टेट स्पेस इज अ नॉट फाइनाइट, मतलब काउंटेबली इनफिनाइट है, इसीलिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपका काउंटेबली दोनों बोल दिया, फाइनाइट हो या, तो बोल रहा है देयर इज एटलीस्ट 1, ये स्टेटमेंट ट्रू होता अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस होता, तो यहाँ अनकाउंटेबल इसलिए गलत है ये। इफ देयर इज एन अब्जॉर्बिंग स्टेट, अगर कोई अब्जॉर्बिंग स्टेट है, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 इन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका थ्योरम मैं फिर से लिखा देता हूँ, कल लिखाया था बहुत डिटेल में नहीं बताया था, ये बता देता हूँ फिर से, फिर इस पे आते हैं वापस। क्या बोल रहा है ये कि इफ ऑल द स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट देन देयर इज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव रिकरेंट काफी नहीं है, साथ में
अपीरियोडिक भी होना चाहिए। तो इसलिए ये गलत है। ए पीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट होगा तब जाके यूनिक वो एग्जिस्ट करेगी, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर लिखा था मैंने। इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक दोनों होगा, देन यूनिक एग्जिस्ट करेगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं लिखा था एक बार फिर से। और यहाँ पे xn अगर इरिड्यूसिबल है और ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल होगा। एपिरियोडिक नहीं है इसलिए। हाँ, यहाँ पे फिर एपिरियोडिक नहीं है, सिर्फ इरिड्यूसिबल बोल रहा है, तो एपिरियोडिक नहीं दे रखा है इसलिए ये गलत है। अब अगर ऑब्जर्विंग स्टेट हुआ मतलब उस पे ऑब्जर्व है ना, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरम का पार्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑब्जर्विंग स्टेट होने का क्या मतलब है कि वो क्या होगा, पीरियड 1 होगा इसीलिए उसका पीरियड तो 1 होगा ही साथ में। हाँ, बाद में रिड्यूसिबल होगा मतलब वो स्टेट ट्रांजिएंट है ना, सॉरी ट्रांजिएंट, वो स्टेट रिकरेंट स्टेट है ना। हाँ रिकरेंट स्टेट होगा। हाँ, रिकरेंट तो है। एंड अच्छा मैं थ्योरम लिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत ठीक से लिखा है, ये इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। ये जो बुक है ना रॉस वाली, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बुक का हेडिंग है बाय SM रॉस। तो इसमें इसने लिखा है स्टेटमेंट, थ्योरम्स का प्रॉपर स्टेटमेंट बता देता हूँ। तो ये उसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। सो ये कहता है हाँ, सो पॉइजन प्रोसेस में पहले पढ़ा दिया क्या? अच्छा, इसने पॉइजन प्रोसेस पहले पढ़ा है, बाद में स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन पढ़ाया है। मतलब इस बुक में चैप्टर नंबर 4 है मार्कोव चेन और पहले पॉइजन प्रोसेस पढ़ा है। अभी हम पॉइजन प्रोसेस पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो इसने पहले पॉइजन प्रोसेस पढ़ा दिए हैं। सो ठीक है, सो इसका थ्योरम लिखाया था, ये पेज नंबर 175 है। ये जो बुक बता रहा हूँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय SM रॉस, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसमें पेज नंबर 175 पे थ्योरम नंबर 4.3.3 है जो कल भी लिखाया था। मैं फिर से एक बार मतलब उसमें लिखा देता हूँ एक्सप्लिसिटली अलग से। तो ये थ्योरम है, ये कह रहा है कि एन इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कोव चेन है ना। सो एन इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक, ठीक है, एक इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, एंड साथ में इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, एंड ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट। तो इरिड्यूसिबल में क्या होते हैं, सारे रिकरेंट है, साथ बोल रहा है कि एंड, तो इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, एंड in which या Markov chain in which all states are positive recurrent then कि जो पाई पी इज इक्वल टू, मतलब ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। ये कल भी ये थ्योरम लिखा है देखना। सो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी वो दूसरे वर्ड में लिखा होगा इसी थ्योरम को जो आई थिंक अपन ने पूछा था क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव रिकरेंट नहीं लिखा है बस। हाँ, मतलब वही, वो भी ट्रू है क्योंकि वो भी दूसरे बुक में उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो then stationary distribution is unique and ये जो यूनिक है यही लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड stationary distribution is equal to is same as limiting distribution। मतलब दैट इज ये जो पाइजे था ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Pij इन n स्टेप। तो i से j में जाना है n स्टेप में, जहां n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी एक तो ये एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। और ये है ना पाई p इज इक्वल टू पाइज होगा
पाई पी इज इक्वल टू पाई होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है पाई इज इक्वल टू पाई नॉट पाई 1 पाई 2। देखो अभी थोड़ा नोटेशन का वो दिक्कत आएगा तुम लोगों को। शुरू में एक मैं पाई नॉट लिख रहा था वहां पे ना, इनिशियली क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे तो वहां मैं मैट्रिक्स ले रहा था, लेकिन यहाँ पाई नॉट क्या है खुद एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी है। पाई नॉट का मतलब यहाँ पे जो है दिस पाई नॉट हेयर इज कि ये पाई नॉट जो यहाँ पे लिख रहा हूं ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी i 0 n। i चाहे कुछ भी रहो इसको फर्क नहीं पड़ता, i से ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री है, ये मतलब है। पाई 1 का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p i 1 n एंड सो ऑन फॉर ऑल i। मतलब क्या है कि लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट 0, मतलब ये समझ लो क्या मतलब है इसका। एक मिनट, इसको क्या लिखोगे, इसको नोटेशन एक्सप्लेन करूं तो क्या मतलब है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मीनिंग क्या है कि मान लो इनिशियली वो i पे था, इनिशियली i स्टेट में है, तो कितने स्टेट बाद 0 पे पहुंच रहा है, हाँ n स्टेट, ठीक है। तो xn जो है वो एक्चुअली 0 पे पहुंच रहा है, ये मतलब है। तो n स्टेट में 0, टाइम 0 पे i स्टेट में है, टाइम n पे 0 स्टेट में। तो ये बोल रहा हूं कि लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू स्टेट 0, ये पाई 0 है यहाँ पे। पाई 1 जो इनिशियली आप ना शुरू में पूछ रहे थे ना आप, ये मतलब क्या है, तो ये एक्चुअली मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे ये खुद नंबर्स हैं, और वहां पे जो मैं लिख रहा था पाई 1 बराबर पाई नॉट इंटू पी, तो वहां मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा था कि पाई नॉट खुद एक मैट्रिक्स है जो पीएमएफ है एक्स नॉट का, पाई 1 पीएमएफ है x1 का। वहां पे यहाँ पे हालांकि वही है, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी है 0 स्टेट में पहुंचने का। प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 1 when x नॉट इज i and so on। बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज पाई जे यहाँ लिखा हुआ है, पी आई जे फॉर ऑल i। तो i से ये फ्री होता है, जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होता है, कहां से स्टार्ट किया उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर सेम ही आएगा हर बार, कहीं से भी स्टार्ट करो। तो ये है कि यहाँ पे क्या एक्चुअली सिंपली, अच्छा इसी का दूसरा पार्ट है, ये तो पहला पार्ट था कि इरिड्यूसिबल है, एपीरियोडिक है, एंड अगर सारे स्टेट या तो ट्रांजिएंट है तो देयर इज नो, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 0 एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। कब, अगर कोई ऐसा है या नल रिकरेंट है, इसने ऐसा लिखा है कि आइदर द स्टेट्स आर ऑल ट्रांजिएंट और ऑल नल रिकरेंट, देन हाँ जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो 0 हो जाती है, लेकिन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका जो दूसरा थ्योरम है इसका, ये कह रहा है कि ये पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि लाइक एक इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कोव चेन है, सो एन इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कोव चेन in which all states are transient। ऐसा कब होगा, सारे स्टेट ट्रांजिएंट कब हो सकते हैं, किसी मार्कोव चेन में सारे स्टेट ट्रांजिएंट कब होंगे, सर फाइनाइट में तो नहीं हो सकता। हाँ तो उसका स्टेट स्पेस क्या होगा, काउंटेबल होगा, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट होगा, है ना। तो हमने जो लिखे थे कि अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है तो कभी सारे स्टेट्स रिकरेंट तो नहीं हो सकते, ये चीज है, ठीक है ना। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ट्रांजिएंट नहीं हो सकते, तो वर्ड ना घूम जाता है। हाँ तो अगर फाइनाइट स्पेस में है तो सारे स्टेट ट्रांजिएंट नहीं हो सकते, तो बट ऐसा अगर हो रहा है मतलब वो काउंटेबल है, तो उसके लिए बात कर रहा है कि स्टेट स्पेस काउंटेबल है। तो एन इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कोव चेन इन व्हिच ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट, और या तो ट्रांजिएंट है या नल रिकरेंट है। तो नल रिकरेंट कब था, जो म्यू आई आई था वो इन्फिनिटी आ जाए, है ना, उस केस में। सो नल रिकरेंट हो जाए, देन उसमें क्या होगा, देन क्या होगा कि एक ऐसा मार्कोव चेन जिसमें
ऐसा हो जाता है, कहता है कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पी आई जे, n जो आएगी दैट विल बी जीरो, ठीक। एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट कब होता है, तो सिर्फ देखो अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है ना, या वैसा है, इरिड्यूसिबल है और अपीरियोडिक है, तो उसमें जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिक होता है ना, अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है। और अगर मान लो इरिड्यूसिबल है और अपीरियोडिक नहीं है, तो उस केस में उसके पास इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेगा, है ना। फाइनाइट स्टेट स्पेस के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसने एक और लिखा था थ्योरम, अच्छा इसमें एक है ना, एक जो कल, अरे जो कल भी दिखाए थे हमने, इसमें क्या था कि लाइक ये कब इक्वल हो रहा था कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन, या तुमने देखा था ना कि म्यू आई, कल म्यू आई लिखा था, म्यू आई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आई, ऐसा कब हो रहा था? सो वही जब ए पीरियोडिक था, इरिड्यूसिबल भी था, आई गेस। हाँ हाँ हाँ, मीन रिटर्न टाइम, सता भी हो रहा था, इरिड्यूसिबल हाँ और पीरियोडिक। ए पीरियोडिक, और मिलियम ने सारे थ्योरम लिखे थे फाइनाइट स्पेस के लिए, तो उसके लिए ये आ रहा था, ठीक है। और सर फाइनाइट के जगह वो कौन सा वर्ड यूज कर रहा था? काउंटेबल। काउंटेबल, हाँ ठीक है। इसमें देखते हैं इसका क्या है। तो ये देखो, ये एक्चुअली कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो कि देयर इज अब्सॉर्बिंग स्टेट, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अरे देयर इज एटलीस्ट वन, तो वन, या तो एब्सॉर्बिंग स्टेट होगा तो क्या मतलब है, वो क्या होगा, सारे स्टेट ट्रांजिएंट तो नहीं होंगे फिर, क्योंकि ये रिकरेंट हो गया ना एक तो यूनिक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा कहाँ गया क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, ये तो इफ देयर इज एन एब्सॉर्बिंग स्टेट देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी सॉल्यूशन, हाँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना, बाकी गलत हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। सर पहला एक बार दोबारा से देखना, इसमें लिखा था ईदर फाइनाइट और काउंटेबल, हाँ तो आपने यही तो बताया था रिकरेंट के लिए। हाँ हाँ, मतलब ये क्या पहला स्टेटमेंट, हाँ नहीं वो और क्या हुआ है, या तो फाइनाइट है या काउंटेबल, तो मतलब काउंटेबल भी तो हो सकता है। इसने कहा फाइनाइट होता तो सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। हाँ, फाइनाइट में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि फाइनाइट मार्कोव चेन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो उसमें कम से कम एक रिकरेंट तो होगा ही, पक्का श्योर है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होता अगर फाइनाइट होता तो, लेकिन काउंटेबल में फेल हो जाएगा, सिर्फ फाइनाइट या काउंटेबल, अगर काउंटेबल हुआ तो फेल हो जाएगा ये, इसीलिए। अच्छा सर, ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट ऐसे लिख लो देर, हाँ क्या, एब्सॉर्बिंग स्टेट से हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव रिकरेंट है। हाँ रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल है वो तो हम बोल नहीं सकते। हाँ, रिड्यूसिबल के लिए क्या देखेंगे, तो देखो अगर वो, यही तो है, अगर इरिड्यूसिबल है तो यूनिक होगा, और अगर इरिड्यूसिबल नहीं है तो इनफाइनाइट होगा, ये होता है। तो ये भी तो रिजल्ट है कि इरिड्यूसिबल एंड एपीरियोडिक, इरिड्यूसिबल एंड एपीरियोडिक, अगर ये है तो उस केस में यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, ये एक थ्योरम है। और अगर मान लो इरिड्यूसिबल नहीं है, नॉट इरिड्यूसिबल अगर हुआ, तो इनफाइनाइट स्टेशनरी सॉल्यूशन, ये भी एक थ्योरम है, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। मतलब पाई पी इज इक्वल टू पाई के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये मतलब है, अगर वो इरिड्यूसिबल नहीं है या एपीरियोडिक नहीं है तो, है ना।
ये चीज है। तो यहां पे यही चीज है कि ऑब्जर्विंग स्टेट है तो सारे ट्रांजिएंट तो नहीं हो सकते, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पे क्या है, इसने कहा सारे अगर ट्रांजिएंट हो गए तो क्या होगा, एस्टिमेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेनली ये उसके केस में होगा। अगर तुम्हारे पास एक भी स्टेट रेकरेंट है ना, तो यहां पे अगर एक भी स्टेट रेकरेंट है उस मार्कोव चेन में, तो उसके पास या तो यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन है या इनफिनाइट स्टेशनरी सॉल्यूशन है, ये होगा। नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन का केस तब है जब वो ऑल ट्रांजिएंट होगा उसके केस में। तो इसीलिए है ना, यहाँ पे एटलीस्ट 1 लिखा है, तो या तो यूनिक होगा या इनफिनाइट होगा, इसलिए एटलीस्ट 1 कर दिया मिला के। तो ये ओके है, क्योंकि ऑब्जर्विंग स्टेट इज ऑलवेज क्या, रिकरेंट, इसलिए। और अगर एक भी रिकरेंट स्टेट है उसमें तो दैट विल बी, और वो पॉजिटिव रिकरेंट आएगा, सो दैट्स व्हाई इट विल हैव आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये चीज है। तो यही थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 24। सीधा 24, 13 के बाद और कोई नहीं है? अच्छा ये सब तो अभी पढ़ेंगे, अभी बाकी टॉपिक देख लो उससे पहले। सीधा 24 है, ये कर लिया तुमने? अच्छा यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देखो इसमें बस एक बता देनी चाहिए कि अगर एब्जॉर्बिंग है और इरिड्यूसिबल नहीं है तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ देखो, इरिड्यूसिबल है, एपीरियोडिक है तो यूनिक हो जाएगा, तो यूनिक होगा। इरिड्यूसिबल नहीं है तो इनफिनाइट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है ना। तो फाइनाइट स्टेट्स है तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है। फाइनाइट स्टेट है तो अगर वो इरिड्यूसिबल यानी एपीरियोडिक है तो यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन है, अगर अदरवाइज तो वो इनफिनाइट होगा। तो वही वाला केस यहाँ पे चेक कीजिए। आई थिंक पहला वाला क्या आता है? पहले वाला एपीरियोडिक नहीं हो रहा। अच्छा सेकंड वाला एपीरियोडिक है, इरिड्यूसिबल नहीं है। अच्छा, इरिड्यूसिबल नहीं है, ओके। तो इरिड्यूसिबल नहीं है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ये है। तो सिंपल लॉजिक, यही स्टोरी यूज हो रहा है यहाँ पे कि इरिड्यूसिबल, ठीक है ना। तो ओके, मतलब पहला वाला इरिड्यूसिबल नहीं है, इसके पास इनफिनाइटली मेनी, P1 में इनफिनाइटली मेनी एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, P2 आई थिंक इरिड्यूसिबल और एपीरियोडिक होगा, तो इसमें यूनिक आएगा, तो इसमें यूनिक। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देख लो, ठीक है। हाँ तो वही थ्योरम लगाना है, ये फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है तो इरिड्यूसिबल, एपीरियोडिक, यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन, अदरवाइज इनफिनाइट। नेक्स्ट 24। सीधा 24, अच्छा। सो 24, हाँ क्या दिक्कत है इसमें? सही हो गया था। है ना, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ तो इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रही। चलो ट्राई करते हैं। ये बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा ना आपने, वही है, यस सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। सर एक बार इसके बाद ऊपर वाला दोबारा देखना, मेरे को एक छोटा सा कुछ पूछना है। तो देखिए इसमें क्या है, जस्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल। इवेंट ए गिवन इवेंट बी, बस। तो क्या करते हो आप लोग, तो वही इससे आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, अभी तुमने किया है देखो कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, ये निकाला, यहाँ लिखता हूं मैं। सो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, x2 is 1, x1 is 1, x3, a intersection b upon b, x1 is 1 एंड x3 is 2, चेक कर लीजिए, यही है। अब हाँ सर, ये तो किया है। हाँ ओके, देखो ध्यान से। अब तो इसमें स्टेट स्पेस क्या है, 1 2 3 है, ओके। तो आपको अब सिंपल क्या करूंगा मैं, इसको मैं जो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना, a इंटरसेक्शन b पे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू, हाँ नहीं इनटू कर लेते हैं, इनटू c, इसी में ब्रेक कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ देखो, यहाँ तुम इसको ठीक से लिखो, तो ठीक से अगर लिखूंगा मैं, सो सी केयरफुली। अब सो अभी मैं क्या करता हूँ, उसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। सो इसको पहले मैं ठीक से लिख लेता हूँ। ठीक से लिखना मतलब पहले x1 लिखो, तो x1 बराबर 1 है, x2 बराबर भी 1 है, x3 बराबर 2 है। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1 है, x2 बराबर मिसिंग है और x3 बराबर 2 है। तुम्हें पता है ना कि फ्यूचर डिपेंड ऑन पास्ट ओनली,
तो x3 विल डिपेंड ऑन x2 ओनली, नॉट x1. x1 विल, तो यहाँ स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेट स्पेस में ना 1 2 3 है यहाँ पे. तो कहने का मतलब ये है तुम्हारे पास अब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से. अच्छा इसका कुछ नहीं पता है, x2 नहीं पता, डिनोमिनेटर में x2 नहीं पता है, तो इसको नहीं पता, क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी k समेशन, k पे समेशन कहां से कहां तक होगा, 1 2 3 होगा. हाँ जो भी स्टेट हो सकता है. सो 1 से 3 यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ अभी, क्योंकि x2 मिसिंग था तो मैंने x2 बराबर k कर दिया. k की जो भी पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी a कैन बी रिटन एज समेशन ei इंटरसेक्शन a i फ्रॉम 1 टू n, जहां ei पार्टीशन है. ये सेम चीज टोटल प्रोबेबिलिटी यहीं से आता है. इसी के अगले स्टेप में वो आता है जो आप लोग लिखते हो, ei इंटू a गिवन ei मल्टीप्लिकेशन रूल से. तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, प्रूफ यहीं से आता है. पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं. तो एनीवे यही किया मैंने. इसका इंटरसेक्शन ये ei's है आपका, इंटरसेक्शन ei's और i फ्रॉम 1 टू n जो भी हो सकता है. अब चेक कर लो इसको. तो क्यों, क्योंकि x3 विल डिपेंड ऑन x2, तो x2 मुझे चाहिए, एंड x2 विल डिपेंड ऑन x1. तो ऐसा नहीं x3 x1 x3 को मतलब लाइक x3 पे कहां पहुंचेगा वो x1 डिसाइड नहीं कर सकता है ना. तो वो पास्ट हो गया x3 के लिए, वो पास्ट हो गया, उसको प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट x2 है. तो x3 विल डिपेंड ऑन x2. सो ठीक है ना. डेफिनेशन ऑफ मार्कोव चेन जो प्रॉपर्टी था, जो हाँ डेफिनेशन, कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन कब बनेगी, तो वही डेफिनेशन लिखा था ना हमने, फ्यूचर विल डिपेंड ऑन पास्ट, नॉट ऑन पास्ट, इट विल डिपेंड ऑन प्रेजेंट ओनली. तो वही थी यहाँ पे है. तो ब्रेक करो इसको, पहले वाले को ब्रेक करो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से. सो आई कैन राइट x1 इज इक्वल टू 1, x2 is equal to 1 given x1 is equal to 1 and x3 is equal to 2 given. अब x3 will depend on only x2, तो x1 से मतलब नहीं है उसको, तो x2 is equal to 1, ठीक है ना, क्योंकि x1 इंडिपेंडेंट होगा, हटा दो उसको, अपॉन समेशन k फ्रॉम 1 to 3. यहां भी सेम फॉर्मूला लगाओ. तो x1 is equal to 1, x2 is equal to k given x2 will depend on x1, तो x1 is equal to 1, x3 is equal to 2 given x कितना, x2 इक्वल टू k. k. यस. अब इसमें कहीं k है नहीं. तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको काट दो इससे, है ना, क्योंकि समेशन तो उस पे काम करेगा जहां k है, यहाँ तो k है ही नहीं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकाल के कैंसिल कर दो. अब ये कहां से कर लेंगे सर. अब ये टीपीएम यूज कर लो, हो गया. अब टीपीएम से पूरा आ जाएगा. यहाँ ट्रांस 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी. यहाँ अब k को 3 टर्म में सम कर दो. यहाँ पे k को 1 रखो, प्लस 2 रखो, प्लस 3, और टीपीएम कर लेंगे सर. हो जाएगा ना. ठीक है, टीपीएम से आ जाएगा. बताओ भाई, कौन पूछ रहा था, 23 क्या दिक्कत है? 23 भी नहीं करेंगे, 23 बाद में करेंगे. सर नहीं, वो ऊपर वाला, आई मीन वो जो P1 P2 वाला था. कौन सा P2 दोबारा देखना. कौन सा कह रहे हो तुम? सर वो पहले वाला यूनिक स्टेशनरी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है. हाँ 17. हाँ क्या दिक्कत है उसमें? सर एक बार वो P2 वो TPM देखना. कौन सा था वो? 17 था? नहीं ये था, पीछे था ना, 17 था. 17th था वो पीछे. पता नहीं सर, हाँ, ये तो मैं गलती सोच रहा हूँ. हाँ, सर एक बार देखना, ये इररिड्यूसिबल नहीं लग रही. कौन सी? P2. तो P2 नहीं लग रही तो P1 लग रही है. सर नहीं सर, वो एक्चुअली सर I से K हो रहा है और मतलब सर देखो आप एक बार, फिर गलती हो सकती है, वो डिस्कस करें. ठीक है, ट्राई कर देखो. तो पहले में क्या है कि तुम्हारा 1 2 3 क्या स्टेट, चलो 1 2 3 मान लेते हैं. तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 प्रोबेबिलिटी 1 है, फिर 1 से कहीं नहीं जा रहा, 2 से 1 पे जा रहा है, 2 से 1 पे, 2 से 2 पे भी है, 2 से 3 पे भी है, ठीक, और 3 से सीधा 3 पे. तो यहाँ पे तो ऐसा है क्या कम्युनिकेटिंग है, 1 3 कम्युनिकेट कर रहा है? नहीं,
नहीं ना, नहीं कर रहा ना, देखो तो यहाँ पे एक्चुअली 1 से 2 नहीं जा सकते, 3 से भी 2 नहीं जा सकते तुम, तो 3 and 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग। तो इरिड्यूसिबल कब होता है कि ईच स्टेट आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, है ना, तो हर स्टेट एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि दिस P1 इज नॉट इरिड्यूसिबल। सर P2 में वो मल्टीपल सेट्स में कम्युनिकेट कर रहा है, तो कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कितने भी स्टेप में कम्युनिकेट कर रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली नहीं करना, लेकिन घूम के भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो पहली नजर में दिखा नहीं ना, फिर मेरे को ऐसा लगा कि बस प्रोबेबिलिटी तो 0, बट नहीं, वो अगर ग्राफ बनाएंगे हाँ, तो तुम बनाओगे तो 3 से 2, 2 से 1 भी चला गया, 3 कम्युनिकेटिंग 1 से, ये चीज है। हाँ समझ गया वही हाँ। मैं कह रहा था ना कुछ। तो ये आपका इरिड्यूसिबल आएगा, तो ये इरिड्यूसिबल तो मतलब P1 नॉट इरिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी सॉल्यूशन होगा, एंड ये इरिड्यूसिबल, और चेक कर लो सबका पीरियड 1 आएगा, एपीरियोडिक भी है तो इसका यूनिक आ जाएगा। तो ये थ्योरम हो गया कि इरिड्यूसिबल एंड एपीरियोडिक हैज यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन फाइनाइट मार्कोव चेन में, और इरिड्यूसिबल नहीं है तो इसका इज फाइनाइटली मेनी स्टेशनरी सॉल्यूशन। बताइए नेक्स्ट बताइए। टाइम दे दूं? हाँ 24 से, इतने थे। अच्छा हो गया खत्म, चलो बढ़िया। हाँ सर खत्म हो गया सर। चलो तो हमने अभी मार्कोव चेन वाले टॉपिक कंप्लीट किए, और गेट में जितने क्वेश्चन आए 2019 से 23 तक, ये 5 को 19 में गेट स्टार्ट हुआ था स्टैट्स का पहली बार, तो उससे पहले आते भी नहीं थे, उससे पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस ही आते थे। वो भी आपको असाइनमेंट भेज रखा है मैंने, ट्राई करना, बाद में डिस्कस करेंगे जैम वालों के साथ वो असाइनमेंट। 2005 से 2018 तक का जैम सॉरी गेट एमए में प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस के ही क्वेश्चन बस आते थे, ये सब नहीं आता था तब, तो तब वो भी हम वो जैम के सिलेबस के साथ ही कॉमन है, तो जैम वालों के साथ ही डिस्कस करेंगे उसको हम लोग। सर उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। हाँ है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने असाइनमेंट भेजा रखा आप लोग को, ट्राई कर सकते हो। अभी बाद में डिस्कशन, अभी 1 नवंबर के बाद यही चलेगा असाइनमेंट और मॉक टेस्ट डिस्कशन, तो मैं भेज दिया करूंगा डेली। आज इसका डिस्कशन है, आप दिन भर ट्राई करके शाम को उसको डिस्कस करेंगे। तो जैम वाले कंटेंट आप लोग भी फॉलो करो, उसको बिल्कुल लो मत लो, मतलब उसको हल्के मत लो। हाँ जी सर मैं कहता इस पे थोड़े सा नॉन पीवाईक्यू क्वेश्चन या तो बता दो या आप दे दो, मैं भेज दूंगा अभी मार्कोव चेन के। हाँ पीवाईक्यू में मतलब इतने थे भी नहीं, प्लस मतलब ये कि वो थोड़ा थ्योरम रिकॉल नहीं होते ना। ठीक है, अभी मैं तुम्हें 1-2 दिन में मैं बोल देता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं ना, 15-20 लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसको मैं किसी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें बना के भेज देगा। और उसको स्पेशली नेट उट में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे बुक से उठाने से बेटर है कि नेट के ही जो पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन है वो कर लो, नेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आईएसएस में भी होंगे। हाँ तो उसमें भी जिन जिन एग्जाम्स में आते हैं, तो उसका मैं बोलता हूँ, वो करके भेज देगा, 2 दिन में भेज देगा, मैं बोल देता हूँ, अभी बोल ही देता हूँ। ठीक है चलो। थोड़ा इसमें थ्योरम रिकॉल नहीं होते अभी। हाँ क्वेश्चन के थ्रू कई सारी चीजें रिफ्रेश हुई ना, जैसे हमने थ्योरी पढ़ा, तो थ्योरी मुझे उतनी क्लियर नहीं हुई जो अभी क्लियर हुआ है, वो चीजें हैं। फिर वैसे ही अभी और क्वेश्चंस करोगे तो और चीजों की क्लैरिटी बढ़ेगी, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको स्कोरिंग लग रहा है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में हो जाएंगे। आसान है ना, मतलब टॉपिक आसान एक्चुअली, लेकिन एमएससी लेवल का है तो बीएससी वाले उतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं ढंग से, मतलब टॉपिक जैसे बीएससी में कुछ जगह है ना, बीएससी में तो है ही शायद मार्कोव चेन, है ना। हां 5th सेम में आ जाता है सर, हाँ। ऊपर से पढ़ाते हैं वैसे ही, वही और फर्स्ट टाइम होता है ना, बच्चों को उतना समझ भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज मुश्किल लगती है, लेकिन तुम रेपिटेडली उसी को 10 बार पढ़ लो तो बहुत इजी लगने लगेगा तुम्हें, ये चीज है कोई भी टॉपिक हो। कॉलेजों में वो थ्योरम में रटवाते रहते हैं तो यूज करनी आती नहीं कभी। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करते, समझ नहीं आती है, वहां तुम रटते हो प्रूफ रट्टा मारते हो, प्रूफ रट्टा मारते हो, तो वो तुम्हें समझ नहीं पाते वो क्या चल रहा है एक्चुअली। ये चीज क्वेश्चन के थ्रू वो समझ आता है कि वहां कह जो रहा था उसका मतलब ये है, ऐसे समझ आता है, ऐसे है ना। ठीक है चलिए, तो अभी के लिए एक डाउट था। हाँ, बोलो। भेजा हुआ है डीएन का। अच्छा किस टॉपिक का है? सर एस्टिमेशन का ही है। चलो तो इसको मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ इस वीडियो, क्योंकि ये तो गेट का है, तो दूसरा